नमस्कार देवियों और सज्जनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कुछ दिनों पहले सरकार की बहुत छीछालेदर हुई। हालांकि सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं था। मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया था, एक फैसला सुनाया था। फैसला भी नहीं कहिए, उसे एक ऑब्जर्वेशन दिया था जिसमें उसने कहा कि आरक्षण के अंदर जो पूरी मलाई एक दो तबका खा लेता है या जो भी, उसने बहुत लंबा चौड़ा फैसला सुनाया था। लेकिन उसका सारांश ये था कि सब कैटेगराइजेशन किया जाए, जिसको मलाईदार तबका कहते हैं या क्रीमी लेयर जिसको कहते हैं। यानी इसको ऐसे समझें कि क्या श्रीमान लालू प्रसाद यादव के पोते पोतियों को आरक्षण की जरूरत है क्या? वैसे तो उनके सुपुत्रों को भी नहीं है, लेकिन फिर भी। या फिर जो आईएएस अभी कुछ साल पहले टॉप हुई थी, रीना डाबी या टीना डाबी, उनको जरूरत थी क्या? क्योंकि वो 3 पीढ़ियों से लगातार उनके यहाँ लोक प्रशासनिक सेवा में है। और जाहिर तौर पर आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है, जाति एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर हमारे समाज में या तो आप टाइट लिप्ड यानी एकदम चुप रहेंगे, या फिर उस पर आप कुछ भी बोलेंगे तो उसके गलत मायने ही निकाले जाएंगे। खासकर अगर आपके नाम में शर्मा, तिवारी, सिंह, वर्मा, श्रीवास्तव वगैरह वगैरह लगा हो। यानी ये वही बात है कि दलित साहित्य केवल एक दलित रच सकता है, आरक्षण पर बात केवल वही तबका कर सकता है जो आरक्षण का लाभ उठा रहा है। लेकिन अब हमें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले, उस विरोध और उसके नतीजे अब सामने आने लगे हैं। जो भ्रूण था वह अब परिपक्व हो चुका है। नवजात अब किशोर बनने की ओर अग्रसर है और इसकी पहली झांकी नहीं, कई झांकियों में से एक फिर से नवादा में दिखाई। मुख्यमंत्री का गृह प्रदेश तो खैर उनका पूरा बिहार ही है और वो तो अब कई बार प्रधानमंत्री होने के भी ख्वाब देख रहे हैं। नवादा में 2 जातियों में संघर्ष हुआ और एक दबंग जाति ने, जिसमें बाकायदा लिखा जा रहा है, हमारी पूरी मीडिया का खेल देखिए, सब लोग लिख रहे हैं दबंग दबंग दबंग। और अगर गलती से उसमें कोई ठाकुर, बाभन या कैथ हो जाता तो लिखा जाता है कि बाभनों ने बस्तियां जला दी, और उसके बाद पूरे देश में एक विमर्श खड़ा हो जाता है, या ठाकुरों ने ये किया। लेकिन इसमें केवल एक व्यक्ति बोल रहा है और वो है जीतन राम मांझी। क्योंकि जो लोगों के घर जलाए गए हैं वो मुसहर जाति के हैं और जिन लोगों ने जलाया है वो तथाकथित महादलित हैं, पासवानों ने जलाया है। और इसके पीछे अगर आप चलें, बहुत सारी चर्चा अगर करें, हालांकि मैं जीतन राम मांझी को कोट कर रहा हूं यहां। अब आई कोट, ये काम यादवों ने किया है और उन्होंने कुछ दुसाधों को अपने साथ मिला लिया है और उन्होंने ही ये सारा कुकर्म किया है। सरकार को ये सारी जांच करनी चाहिए। इसके अलावा अनकोट, इसके अलावा जीतन राम मांझी बहुत कुछ बोले हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ नाम लिया है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उन्होंने साफ साफ नाम लिया है। और जो दबंग जातियों का एक सिलसिला शुरू हुआ है, वो आप राजस्थान हो, बिहार हो या कहीं भी, वहां आप देखिएगा कि ये जो नियो एम्पावर्ड, यानी राजस्थान के मीणा हो, बिहार यूपी के यादव हो, बिहार में अब पिछले 10-15 साल से कुर्मी हो, इन लोगों के ऐसे सारे कारनामे अब सामने आ रहे हैं जिनके लिए आज भी आप चाहें तो मुझे गरिया सकते हैं, क्योंकि मैं गलती से उस कुल में पैदा हुआ हूं जो ब्राह्मण कुल है। आनंद जी, जी कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को आप? 80 घर जला दिए गए, पूरा हमला हुआ भाई साहब। बिहार में देखिए एक कहावत होती है, उस मैथिली कहावत में कहा जाता है, कहीं तब मैं मारल जाए न कहीं तब बाप पिल्ला है। मोटे तौर पे इस कहावत का अर्थ ये होता है कि अगर मैं बोला तो माँ मारी जाएगी और अगर मैं नहीं बोला, चुप रह गया, तो मेरा बाप जो है वो कुत्ते का पिल्ला खा रहा होगा। कहानी इसके पीछे कुछ यूं जाती है कि एक दिन घर में मांस पकाते समय जो है स्त्री जो होती है वो पूरा मांस खा जाती है और जब देखती है कि पूरा मांस तो वो खा गई और अकेले ही चट कर गई, तो वो वहीं पे एक जो कुत्ते का पिल्ला खेल रहा होता है उसे काटती है, उसे पकाती है और उसे
मांस के नाम पर परोस देती है। अब जो बच्चा छोटा घर का देख रहा होता है ये सारा कुछ माँ को अपने करते हुए, वो बाप जैसे ही खाने के लिए बैठता है तो वो गाना शुरू करता है, कहीं तब मैं मारल जाए ने कहीं तब बाप पिल्ला खाए। मतलब अगर मैं बोल दूंगा कि माँ ने कुत्ता मार के आपको परोस दिया है, पका करके उसे परोस दिया है, तो बाप निश्चित रूप से पीट पीट करके इस औरत को, मतलब मेरी माँ को मार डालेगा। और अगर मैं चुप रह गया तो जो बाप है मेरा वो पिल्ला खा रहा है और मैं देखता रह जाऊंगा। तो ये जो आगे कुआं पीछे खाई वाली जो सभ्यतापूर्ण कहावत होती है, उसे देशज भाषा में थोड़ा ज्यादा चुभने वाली भाषा में ये जब सुनाया जाता है तब ऐसे सुनाया जाता है। तो यहाँ भी स्थिति वही है। अभी इस घटना को अगर आप देखेंगे कि इस घटना में हुआ क्या था, तो जो टोला था जिसे जला दिया गया, उस टोले में गौतम पासवान नाम के एक नेता हुआ करते थे। उनका विरोध जिससे था उस नेता का नाम था नंदू पासवान। अब ये जो पासवान टाइटल होता है, ये दुसाध या पासवान कही जाने वाली एक कम्युनिटी होती है जो कि अनुसूचित जाति में ही आती है, वो लगाती है। नंदू पासवान जो इस पूरे घटना के आरोपी हैं, गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। ये नंदू पासवान कौन थे भाई? तो ये नंदू पासवान पुलिसकर्मी थे, बिहार पुलिस में ये नौकरी कर रहे थे। 2014 में ये रिटायर हुए। ऐसा नहीं है कि ये कहीं विदेश से आकर के बस गए हैं या ये ग्रामीण इलाकों में रहते थे और इनकी बुद्धि जो है वो पिछड़ी रह गई, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिहार पुलिस के सिपाही थे। 1900 समथिंग में इन्होंने नौकरी वगैरह ज्वाइन की होगी। 20-30 साल नौकरी करने के बाद 2014 में ये रिटायर हुए हैं। 2014 में रिटायर होने के बाद अभी इनकी आयु करीब 70 वर्ष बताई जाती है। ये 70 वर्षीय व्यक्ति जो था, ये दूसरे हमलावर समुदाय का नेता था। इसके साथ जो दूसरे लोग थे वो कई यादव हैं उसमें। मतलब अभी तक जो 13 आरोपियों में से जो 12 आरोपी पकड़े गए हैं, करीब करीब 12 आरोपी जो है वो यादव हैं। एक का नाम चौहान बताया जा रहा है, लेकिन अगर आप बिहार के बाहर के हैं और चौहान नाम से आप समझ लेते हैं कि वो राजपूत, तो फिर से आप गलतफहमी में आ रहे हैं। चौहान टाइटल भी यहाँ पे लोहार से जुड़ी हुई समुदाय जो होते हैं वो लोग चौहान टाइटल इस्तेमाल करते हैं, वो भी ओबीसी में ही आते हैं। तो ये जो नया इंटाइटल्ड, नया एम्पावर्ड समुदाय है, ये उसमें से ही आते हैं। ये सारे के सारे लालू यादव के ट्रेडिशनल वोट बैंक होते हैं, आरजेडी के ट्रेडिशनल वोट बैंक होते हैं। अब इसमें हम सीधा सीधा आरोप, आप कहेंगे कि राजद पे क्यों मर रहे हैं, तो ये इसलिए मर रहे हैं क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। थोड़े साल पहले, अगर थोड़ा पीछे अगर आप जाकर के देखेंगे, तो भोजपुर जिले का आरा के पास एक अगियाओं नाम का गांव होता है, वहां पे बिल्कुल ऐसी ही घटना हुई थी। उसमें भी कई दलितों की झोपड़ियां जला दी गई थी, कुछ लोग मारे भी गए थे उस आग में। और इसका मुख्य आरोपी जो था वो था अरुण यादव, जो कि राजद विधायक हैं। आरजेडी से जो विधायक थे अरुण यादव, उनके ऊपर इसका आरोप आया था। और अभी जिस जमीन के लिए ये सारा विवाद हुआ था, उस जमीन पर देखिएगा कि अभी क्या है। तो अरुण यादव की एक आलीशान सी कोठी है। अगर हम कोठी की तस्वीर दिखा दें तो अधिकांश जनता जो है वो सदमे में आ जाएगी कि यादव कर क्या रहे हैं। तो उसमें आपको एक पुरानी सी कहावत और आपको याद करनी पड़ेगी। वो कहावत होती है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा आपने अक्सर सुना होगा। तो ये नारा जो है ये काफी हद तक सच है। दलितों पर जो अत्याचार होते हैं उसमें जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी है। तो ये जो 14% वाला समुदाय होता है, इसकी हिस्सेदारी सीधे सीधे 14% है। जो 60% अपने आप को बताते हैं, उनकी हिस्सेदारी 60% है। और जो 3% 4% है ब्राह्मणों की आबादी, उनकी हिस्सेदारी 3% हो सकता है, हो सकता है ना भी हो, उससे कम ही। तो ये सच्चाई है। तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली कहावत आप याद रखिए। और दूसरी कहावत जो हमने शुरू में सुनाई थी, कहीं तब मैं मारल जाए, अगर हम बोलेंगे तो भाई हम SC/ST एक्ट में जेल जाएंगे, और अगर हम चुप रहेंगे तो भैया जो हो रहा है वो तो देखते ही रहे होते हुए। नहीं, इस पर एक और जो कुछ आंकड़े जो यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे हुए हैं, आपने जो कहा कि 3% 4% जो सो कॉल्ड सवर्ण जातियां हैं उनका अगर निकाला जाए तो वैसा भी नहीं होगा। क्योंकि अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और कोई विदेशी रिपोर्ट ही थी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि विदेशी रिपोर्ट से हमारी जनता बहुत खुश होती है। उसके मुताबिक अभी देश में जो जमीन है वो सबसे ज्यादा ओबीसी के पास है। और बिहार का जो अभी एक सर्वे हो रहा है, और बिहार में चूंकि
अब ना तो कोई उद्योग है, ना कुछ है। हालाँकि अभी मैंने देखा है कि अडानी जी सुदूर ग्रामीण इलाके में करके और यहाँ के एग्रो इंडस्ट्री पर कब्जा करना चाह रहे हैं। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है वो इंडस्ट्री। लेकिन खैर, वो विषयांतर हो गया, क्योंकि अडानी को तो पूरा देश बेच दिया है, तो बिहार भी बेच दिया। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि ब्राह्मणों में +2 के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ने वाले सर्वाधिक हैं। ब्राह्मणों में जमीन सबसे कम है। ब्राह्मणों की इस दौरान पिछले 1 दशक में जो सेवा में जाने की दर है, वो सभी जातियों में सबसे कम पाई जा रही है और सुलभ शौचालय में करीब 55% से ज्यादा ब्राह्मण काम करते हैं। ये तो सबको पता ही है, सबको विदित ही है। तो उसमें दरअसल उसमें भी आरक्षण का खेला है। चूंकि एक पाठक जी ने वो क्रांतिकारी शौचालय बनाया था, तो इसलिए उन्होंने सब बावनों को आरक्षण दे दिया वहां, है ना आनंद जी? ऐसा ही हुआ होगा, निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन मुख्य मुद्दा पाठक ये जो है कि ब्राह्मण थे तो उन्होंने जातिवाद किया होगा। जी, और मुख्य मुद्दा ये है कि देखिए दर्शकों, हम इसके मुताबिक किसी भी, न दलितों का, न ओबीसी का, किसी का भी न तो मजाक उड़ा रहे हैं, न ही उन मौतों पर या उनके साथ जो हुआ उनको हल्के में ला रहे हैं। हमारा पूरा उद्देश्य केवल ये है कि आपको यह बता सकें कि जो कहानियां आप सुनते हैं, और इस कहानी पर, नवादा की इतनी हिंसक घटना पर अगर आपको आवाजें नहीं सुनाई दे रही हैं, तो उसका कारण केवल ये है कि जो परपेट्रेटर है, जो आरोपित है, उसके नाम में पासवान लगा हुआ है, और एक जीतन राम मांझी को छोड़कर कोई नेता नहीं। और जो सबसे बड़े अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैरोकार, दलितों के हिम्मती, दलितों के हिमायती, जो हमारे सो कॉल्ड पत्रकार सभी भी हैं, जो अभी यूट्यूबर बने हुए हैं, उन लोगों के मुंह में भी पता नहीं क्या भरा हुआ है कि पूरा नवादा कांड ही गायब हो गया है, इसलिए कि इसमें मजा नहीं है, जूस नहीं है आनंद भाई, रस जूस नहीं नहीं है मिल कि पा बात रहा है। नहीं है, जूस नहीं है कि बात नहीं है। अगर आप ऐसी घटनाओं को देखेंगे और इसको पत्रकारिता से जोड़ के देखेंगे, तो मैं कई बार लिखता आ रहा हूँ और कई बार लिखता रहा हूँ इस बात पर कि जो एक पॉलिसी होती है, एडिटोरियल पॉलिसी जिसे कहते हैं, संपादकीय नीति जिसे कहते हैं, वो हर एक अखबार के पास होती है और उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया जाता कि जो अपराध कर्मी होंगे, अगर मान लीजिए दलितों के प्रति कोई अपराध हुआ है, तो उसमें दबंग जातियां लिखकर छोड़ देने से बहुत ही गलत एक संदेश जाता है। और पत्रकार और संपादक जो होते हैं, मुख्यतः संपादक, वो इतने नीच और इतने गिरे हुए हैं कि उन्होंने इस संपादकीय नीति में सुधार लाने की कोई कोशिश नहीं की। भारत टूटता रहे, बिखरता रहे, तो उसमें उन्हें मजा आ रहा था क्योंकि वो वामपंथी विचारधारा के थे। तो इसलिए संपादकों ने ऐसा किया नहीं। वो गिरे हुए थे, नीच टुकड़ाखोर थे और विदेशियों की फेंकी हुई बोटियों पर पलने वाले थे भी, हैं भी, दोनों। तो इसलिए संपादकों ने कभी ऐसी संपादकीय नीति बनाई नहीं कि दबंग जातियां जब हम कहते हैं तो साफ स्पष्ट बताएं कि कौन सी जातियों से आपका मतलब है। आप पाएंगे कि अधिकतर ऐसे मामलों में जो अपराध कर्मी थे या आरोपी थे, वो ओबीसी कम्युनिटी से आ रहे थे। एक बार मायावती के दौर में ऐसा एक सर्वे भी हुआ था यूपी में, और उसमें यह निकल के आया था कि एससी एसटी एक्ट के ज्यादातर मुकदमे जो हैं, वो अधिकांश जो हैं वो ओबीसी कम्युनिटी के लोगों पर अच्छा ही हैं। आनंद भाई, अब थोड़ा सोशियोलॉजिकल बात करें। देखिए, जी। आरोपित हो या गुनहगार हो, वो जी। क्यों नहीं ये नव शक्ति, जो नियो लिबरेटेड, नियो एम्पावर्ड वगैरह हैं, जो नव सशक्तिकृत जातियां हैं, वो क्यों ना हो? आपके पास देखिए, जमीन तो अब है नहीं एक महाराज, आपके पास एक तो एक जमीन चीज है नहीं। आपको एक देखनी मिनट होगी। एक मिनट एक हाँ। मिनट, आपके पास जमीन है नहीं, मेरे पास हम्म, जमीन है नहीं, हम्म, ठीक? तो जिस आदमी के पास जमीन होगी, अच्छा मुसहरी, एक बाकायदा दर्शकों श्रोताओं बता दूं, मुसहरी एक कॉन्सेप्ट होता है जहां मुसहर जाति के लोगों को किसी भी आबादी के सुदूर थोड़ा सा बसाया जाता था पहले। अब क्या हुआ है कि चूंकि जमीन कम पड़ रही है, तो अब उनको उनकी जगह से हटाने की भी कोशिश हो रही है। इसके अलावा एससी एसटी एक्ट की वजह से वो जहां बस गए वहां बस गए, आपकी मजाल नहीं है कि आप उनको हटा दें। और वो लड़ने भिड़ने वाले भी होते हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। ये आपका जो सामाजिक परिवर्तन है, उसके मद्देनजर आपके कानून नहीं बदलते हैं।
तो जिनके पास जमीन जमा हो रही है, जिनके पास संसाधन इकट्ठा हो रहे हैं, शोषण के तरीके भी वही कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है आनंद भाई, और मेरा ये आपसे पूछना है कि अब जरा ये सो कॉल्ड जो सवर्ण जातियां हैं उनको क्लीन चिट दे दी जाए कि भाई तुम लोग वैसे ही मतलब गरीब टाइप हो, तुम तो खुद ही दलित टाइप हो, चलो तुम्हारे को छूट दे दी जाए, क्योंकि इस बीच जितनी घटनाएं हो रही हैं सब में ओबीसी शामिल। जी, अब इसको अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो आपको आंकड़ों में एक चीज का ध्यान देना होगा। पुलिस या ऐसी जो भी संस्थाएं होती हैं जो अपराधों से डील करती हैं, उन्हें पता होता है कि हत्या, बलात्कार जैसे जो भी जघन्य अपराध होते हैं उसमें कोई ना कोई परिचित शामिल होता है, कोई ना कोई करीबी शामिल होता है। बलात्कार के मामले अगर आप देखें, सिर्फ बलात्कार के, तो एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 96.6 मामलों में जो पीड़िता होती है उसका कोई करीबी बलात्कार के मामले में आरोपित होता है। तो जो अगर आप दलित के साथ बलात्कार हुआ, इसका अगर कोई मामला अगर आप प्रकाश में लाना चाह रहे हैं, या इसका कोई मामला अगर आप बता रहे हैं कि दलित के साथ बलात्कार हो गया और इसके लिए जनता की भावना को बहुत ज्यादा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये भी समझना होगा कि दलित के साथ अगर बलात्कार हुआ है तो वहां पे अपराधी भी 96.6 मामलों में उसका कोई करीबी, उसका कोई चाचा, कोई मामा, कोई रिश्तेदार वही है। तो दलित के साथ जो बलात्कार हो रहा है वो कोई बाहर से कहीं आसमान से उतर करके आकर के नहीं कर रहा, वो उसका ही पड़ोसी, उसका ही रिश्तेदार है। उदाहरण के तौर पे देखना है अगर आपको, तो आप फूलन देवी का मामला याद कर लीजिए। फूलन देवी की जमीन हथिया करके उसे जो जेल में फेंकने का काम किया था वो कोई बाहर का कोई आकर के नहीं कर रहा था, ये फूलन देवी का चाचा ही था, और ये फूलन देवी की बायोग्राफी में साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आपको अभी हाल का जो हाथरस कांड था, उस हाथरस कांड को देखना है तो हाथरस कांड पे बहुत हल्ला हुआ, राजपूतों को उसमें जो है आरोपी बताया गया और जेल भेजने की पूरी कवायद की गई। अब पता चला है कि भैया जब जांच वांच सारा कुछ हो गया तो पता चला है कि जो लड़की का एक दूर दराज का चचेरा भाई था उसने बियर पिला करके और ये हरकत की थी, और चूंकि गांव वालों के सामने बात ना आ जाए, और ऊपर से अगर गैंग रेप वगैरह का वो लड़की देती है तो उसको 8.5 लाख रुपए या कुछ जो मुआवजा होता है वो भी मिलेगा। तो ये सब सोच करके जो परिवार था उसने क्या किया, तो उसने गांव के 2 राजपूतों पर, ये 4 राजपूतों पर ये आरोप थोप दिया, और अब वो लोग जो हैं अदालत से बरी हो चुके हैं, और ये सारा मामला जो था उसका उद्भेदन करने के बाद ये मामला निकल के आ रहा है। यही बिल्कुल आपको देखना हो तो यही आपको अभी हाल में जो मुजफ्फरपुर वाली घटना हुई है उसमें भी देखने को मिल जाएगा। लोगों ने बहुत शोर मचाया कि दलित युवती के साथ बलात्कार हो गया, दलित युवती के साथ बलात्कार हो गया। जब मामले की जांच हुई और सच्चाई सामने निकल के आई तो पता चला कि ये बलात्कार और हत्या वगैरह जो हुई थी इसमें कोई और आरोपी नहीं थे, उसी लड़की के पड़ोस में रहने वाले जो लोग थे वो सारे पड़ोसी जो थे वो शामिल थे, और इनके अलावा जो एक और व्यक्ति शामिल था वो यादव था। तो भाई जो ऐसे मामले होते हैं तो इसमें फिर से घूम फिर करके बात वही आ जाती है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नहीं, लेकिन हाथरस वाले में तो चूंकि ये लोग, भाई देखिए, जो इस तरह के मामलों पर बहुत ज्यादा करुण क्रंदन करते हैं उनका तो मानना है कि सिक्का खड़ा है तो मेरा है, पलटा है तो मेरा है, और अगर वो कहीं बीच में अड़ गया तो वो मेरे बाबूजी का है। तो उसी तरह तो हाथरस कांड में मेरी पट भी मेरी और खड़ा रह गया तो सिक्का तो मेरे बाप का है ही। हाँ, तो अभी उनका ये कहना है कि हाथरस में चूंकि जज सवर्ण थे इसलिए उन्होंने सवर्णों को ऐसे ऐसे कर दिया, और जो भी बावजूद इसके उसकी पूरी सच्चाई आ चुकी है सामने। लेकिन जो एक नैरेटिव बिल्डिंग होता है, जैसे हाथरस को अभी भी ये लोग कहना बंद नहीं किए हैं, जब इन्होंने आर्यों को आक्रमणकारी बताना बंद नहीं किया है तो हाथरस तो अभी की घटना है सर, हाथरस को ये कैसे। लेकिन तो इसमें देखिए दूसरे पक्ष को भी बोलना पड़ेगा, कभी ना कभी हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक हम लोग बताना नहीं शुरू करते हैं कि असली मामला ये था, या ये हम लोग सामने आंकड़ा रखना नहीं शुरू करते कि 96.6% मामलों में तो भैया तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा रिश्तेदार ही था, तो तुम्हें किससे बचाएं हम भैया? दलित युवती को हम किससे बचाएं? दलित युवती को दलित पुरुषों से ही बचाएं। हम उनके और मोहल्ले में दलित जाके पुरुषों से क्या, इनके जो सबसे बड़े नेता हैं लेके खड़े रहने लगे।
और इनके जो सबसे बड़े आइकॉन हैं हाल फिलहाल, जो तो कॉल्ड चंद्रशेखर भी हैं, आजाद भी हैं, रावण भी हैं, पता नहीं क्या क्या है, उनका भी एक कांड अभी जो एक लड़की बाहर पढ़ती है और करती है, वो भी कांड हुआ था। तो ये लोग तो तो काफी आपस समय से आरोप लगा ही रखा है, और उस पर भी एक मानी खेत चुप्पी पूरे इकोसिस्टम में है। बहरहाल तो उस घटना के बाद और उस घटना से वो जो चंद्रशेखर आजाद रावण, जिसने सारे ही ब्राह्मणों का नाम मिला करके पता नहीं क्यों अपना नाम रख लिया और खुद को दलित का आइकन बताता है, तो भाई दलित का आइकन बताता है तो कुछ और नाम रखना चाहिए था। पता नहीं क्यों सारे ब्राह्मणों का नाम लेकर के रख लिया है और ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। तो उसका जो उसकी भूतपूर्व तथाकथित गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ, उसके बाद जो मामले हुए उसको अगर आप देखेंगे तो उसमें अगर आपका ध्यान गया होगा तो आपका ध्यान इस बात पे भी गया होगा कि कुछ जो एम्पावर्ड हो गई जातियां हैं, कुछ जो जातियां हैं जो गिनती में बहुत ज्यादा हैं, जैसे बिहार में तो अभी जातीय जनगणना हो गई है, तो भाई हम लोगों को तो आंकड़े वहां बिहार के तो हम लोगों को पता है। तो बिहार में अब जैसे कि अब पासवान समुदाय जो होता है वो 30% के लगभग है। जो चमार समुदाय जिसे कहते हैं, चर्मकार जिसे समुदाय कहते हैं, वो 30% के लगभग है। जो नाई वाला समुदाय होता है वो 4-5% के लगभग है। और इन समुदायों को अपना रिप्रेजेंटेशन मिल भी गया काफी हद तक, इन लोगों को अपनी जगह मिल भी गई। लेकिन जो 16% के लगभग है मुसहर जिसको कहते हैं, तो आप मुसहरों को अगर आप देखना शुरू करें तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि बिहार में करीब 60,000 सरकारी विद्यालय हैं और एक भी सरकारी विद्यालय में एक भी शिक्षक और एक भी प्रधानाध्यापक आपको मुसहर समुदाय का नहीं मिलेगा। यही सेम चीज आपको और जातियों में दिख जाएगी। नट में आपको नहीं दिखेगा, भुइयां में आपको नहीं दिखेगा, हलालखोर में नहीं दिखेगा, लाल बेगी में नहीं दिखेगा। हलालखोर और लाल बेगी जो होती हैं ये मुस्लिम एससी जातियां होती हैं, जिसे बिहार में महादलित में डाला गया था। और महादलित में जो डाला गया था, जिसका आपने शुरू में जिक्र किया, तो उस महादलित के आंकड़ों पे अगर आप ध्यान देंगे, उसमें जो हिसाब किताब हुआ था उस पर अगर आप ध्यान देंगे, तो शुरू में बिहार सरकार ने पासवान समुदाय को महादलित में नहीं डाला था। पासवान जो थे वो दलित में आते थे और मुसहर जो थे वो महादलित में आते थे। बाद में पासवान को भी महादलितों में शामिल कर दिया गया और अब जो है वो महादलित और दलित का जो अलग बंटवारा था, जो कैटेगराइजेशन था, रिजर्वेशन के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन, वो अब नहीं रहा बिहार में। लेकिन इसकी आवश्यकता तो है ही, ये समझा जा सकता है। और इसके लिए आवाज भी उठ रही है। वाल्मीकि कहने वाले अपने आप को समुदाय होते हैं, विशेषकर रविदास और मांझी और ये सब समुदाय जो होते हैं, जो अक्सर वाल्मीकि उपनाम लगाते हैं और वाल्मीकि समुदाय के अपने आप को बताते हैं, वो लोग अचानक से नीला झंडा छोड़ के और भगवा झंडा उठा गए हैं और अपने आप को वाल्मीकि का वंशज बता करके, और जो तथाकथित जय भीम वाले हैं, जय भीम जय मीम वाले हैं, उनका विरोध भी करने लगे हैं। ये विरोध जो है आपको राजस्थान में बहुत जोर शोर से दिख जाएगा, बिहार में आपको दिख जाएगा, यूपी में भी कुछ क्षेत्रों में नजर आने लगा है। जी, और इन सब के बीच बात फिर वहीं आएगी दर्शकों, श्रोताओं, कि आरक्षण नाम का जो जिन्न है उसने वास्तविक तौर पर कितना भला किया है, या सामाजिक न्याय के जो पुरोधा हैं, जिनमें माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, जिन पर चारा चोरी का आरोप सिद्ध हो चुका है, जो बाकायदा दंडित हो चुके हैं, अभी भी वो जमानत पर हैं स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन वह चुनाव नहीं लड़, लेकिन वह जी तथाकथित स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वैसे नेताओं ने, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे बिहार में, सिवाय अपने परिवार का, सिवाय 10-20 अपने आसपास के लोगों का, क्या कल्याण किया है? लालू प्रसाद ने सिवाय उड़न खटोला दिखाने के या कभी किसी मुसहर बस्ती में पहुंचकर किसी का बाल काट देने के और ऐसा क्या काम किया है? आंकड़े गवाह हैं। इसलिए दर्शकों, अगली वीडियो में हम ये भी चर्चा करेंगे और ये बात हमें करनी पड़ेगी कि आरक्षण क्यों नासूर है,